दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम लोग जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है आरवी हिंदी। आरवी 100 मार्क्स हिंदी बीए पार्ट वन। बीए पार्ट वन में जो आर्ट्स वाले छात्रों का जो 100 मार्क्स का जो हिंदी था, 100 अंक का हिंदी बीए पार्ट वन का, उन प्रश्नों को आज मैं सोल्व करने जा रहा हूं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जितना ऑथेंटिक, जितना सही मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरा 100% एक्यूरेसी, 100% सही बता रहा हूं। मैं काफी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको दे रहा हूं। इतना सही आपको बहुत कम यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हिंदी से ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, हिंदी लिटरेचर से। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? तो आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। यह आधुनिक हिंदी काव्य सरिता आपको पढ़ना था बीए में। बीए पार्ट वन 100 मार्क्स के हिंदी किताब का ही नाम है आधुनिक हिंदी काव्य सरिता। इसके लेखक है, इसके संपादक है डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र शिव। अब आप देखिए, बसंत की आगमनी के कवि कौन है? तो बसंत की जो आगमनी है वो बाबा नागार्जुन की कविता है। आप में दो कविता था नागार्जुन का। एक तो आपको पढ़ना था वसंत की आगवानी। बसंत की आगवानी भी नागार्जुन की कविता है। और एक पढ़ना था वे और तुम। वे और तुम भी किसकी कविता है? नागार्जुन की। तो बसंत की आगवानी और वे और तुम दोनों आपको पढ़ना था। तो बसंत की आगवानी नागार्जुन की कविता है। वसंत की आगवानी नागार्जुन की कविता है। और नागार्जुन प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। नागार्जुन कैसे कवि है? प्रगतिवादी कवि है। नागार्जुन का पूरा मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का पूरा मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। दरभंगा के तरौनी नामक गांव में आप देखिएगा 1911 में इनका जन्म हुआ था। नागार्जुन का जन्म कब हुआ? 1911 में। ये मैथिली के भी बड़े प्रसिद्ध कवि है नागार्जुन, और हिंदी के भी बड़े प्रसिद्ध कवि है नागार्जुन। कवि और कल्पना के कवि कौन है? तो धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती ये भी प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। अंधा युग इनका एक गीति नाट्य है जो बहुत ही प्रचलित रहा। यह दीप के कवि कौन है? तो अज्ञे। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे की ये कविता है यह दीप। अज्ञे की ये कविता है यह दीप। अज्ञे प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। अज्ञे कैसे कवि है? प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं अज्ञे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे को। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ। अज्ञे का जन्म कब हुआ? 1911 में। और तार सप्तक का संपादन अज्ञे ने किया। तार सप्तक का संपादन भी किसने किया? अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया। व्याल पर विजय के कवि कौन है? तो व्याल पर विजय दिनकर का है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका व्याल पर विजय ये कविता है। आप जानते हो कि दिनकर ने एक प्रबंध काव्य लिखा था कुरुक्षेत्र, जो बहुत ही इनका कुरुक्षेत्र, जो शायद 1946 में आया था। ये प्रबंध काव्य बहुत प्रचलित रहा। तो व्याल पर विजय के कवि कौन है? दिनकर है। निराला का पूरा नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के कवि है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला को जानते हैं? छायावाद में ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि छायावाद में ओज और पौरुष का कवि कौन है? निराला। पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चिंता के कवि कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। ये चिंता के कवि, ये चिंता जो है, जो जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद भी छायावाद के कवि है। जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के सबसे पहले कवि माने जाते हैं, छायावादी कवि। वैसे अगर आप देखिएगा तो प्रसाद की एक काव्य है, महाकाव्य कामायनी। क्या है? कामायनी, जो 1935 में आई थी। तो कामायनी का प्रथम सर्ग क्या है? चिंता है। कामायनी में 15 गो सर्ग है। चिंता से लेकर के आनंद तक 15 सर्ग चलते हैं। जैसे चिंता है, आशा है, श्रद्धा है ना। उसी प्रकार से चिंता में बोलता है ना, हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो निराला की कविता है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने जिसे इलाहाबाद के पथ पर। तो तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं। निराला की कविता ये तोड़ती पत्थर। वैसे तो निराला छायावाद के प्रमुख कवि है। राम की शक्ति पूजा के कवि कौन है? तो राम की शक्ति पूजा के कवि निराला ही है।
निराला की राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर, शेफालिका, फिर निराला की कविता मैं आपको बतला दूं कुकुरमुत्ता, फिर निराला की कविता बतला दूं सरोज स्मृति, ये सब निराला की कविता है। तो राम की शक्ति पूजा की कवि कौन है? निराला है, लेकिन इसमें नहीं है। राम की शक्ति पूजा है ना, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा प्रशस्त रह गया राम रावण का अपराजेय समर। पूंजीवाद समाज के प्रति के कविता के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध। ये मुक्तिबोध जो है, जो पूंजीवादी समाज प्रति की कविता माने जाते हैं मुक्तिबोध, ये मुक्तिबोध भी तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। पूंजीवाद समाज के प्रति मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 1917 में, है ना। फैंटेसी, फैंटेसी लिखने के कारण ये बहुत फेमस है मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस इनकी कविता है, अंधेरे में इनकी कविता है। इनमें कौन छायावादी कवि नहीं है? तो अज्ञे, अज्ञे छायावादी कवि नहीं है। प्रसाद, निराला, पंत, ये तीनों छायावादी कवि है। अज्ञे प्रयोगवादी कवि है नई कविता के। अज्ञे एक प्रयोगवादी कवि है। कैसे कवि है? प्रयोगवादी। शेफालिका कविता में शेफालिका क्या या कौन है? तो देखिए, शेफालिका कविता में शेफालिका एक फूल है। शेफालिका क्या है? एक फूल है। जो मार खा रोई नहीं, निराला की कविता है। मतलब ये वह तोड़ती पत्थर की पंक्ति है कि जो मार खा रोई नहीं, निराला की। अब देखिए, निराला की राम की शक्ति पूजा का ये पंक्ति है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। ये नवीन में पुरुषोत्तम नवीन कौन है? राम है, जो राम को शक्ति, उनको आशीर्वाद देती है कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। देखिए, निराला का जन्म कब हुआ? तो निराला का जन्म वैसे हुआ था 1899 में, इनमें से कोई नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ? 1889 में हुआ, बनारस में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में 1889 में, बनारसी में। तोड़ती पत्थर का दृश्य कहाँ है? कहाँ का है? तो इलाहाबाद। कविता ही शुरू होती है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने जिसे इलाहाबाद के पथ पर, तो इलाहाबाद। कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? तो कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता निराला की बहुत फेमस पंक्ति है। पूंजीवाद पर व्यंग करके सर्वहारा वर्ग का पक्ष लेकर के निराला इस कविता की रचना करते हैं। तो कुकुरमुत्ता किसका प्रतीक है? सर्वहारा वर्ग का। यह दीप, कविता में दीप किसका प्रतीक है? तो व्यक्ति का है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता से, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप में दीप किसका प्रतीक है? व्यक्ति का प्रतीक है। दिनकर जी के गांव का नाम क्या था? सिमरिया था। दिनकर का जन्म 1908 में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, गंगा घाट किनारे दिनकर का जन्म, है ना। दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर को सूर्य और अधर्य का कवि कहा जाता है। व्याल पर विजय कविता के प्रसंग है, तो कालिया दमन से। व्याल पर विजय किसका है? कालिया दमन से है। सेवक बन बैठा अपने ही घर में, ये भीष्म की युक्ति है। भीष्म का पश्चाताप जो है, जो कुरुक्षेत्र का जो पंक्ति है, एक प्रबंध काव्य, उसी का है। युधिष्ठिर की आत्मगलानी का कारण क्या है? तो युधिष्ठिर की आत्मगलानी का कारण है महाभारत। युधिष्ठिर की आत्मगलानी का कारण क्या है? महाभारत का युद्ध या विध्वंस। इतिहास की हवा कविता है, अज्ञे की कविता है इतिहास की हवा, है ना। अज्ञे। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? मैंने अभी आपको बतलाया, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन मैथिल कवि बाबा नागार्जुन माने जाते हैं, मेरे बहुत फेवरेट कवि है नागार्जुन। चांद का मुंह कविता की शैली क्या है? तो फैंटेसी है। मुक्तिबोध, फैंटेसी मतलब कल्पना करके कविता, चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध की फैंटेसी कविता है। अंधा युग के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती है। धर्मवीर भारती अंधा युग। अंधा युग क्या है? अंधा युग एक गीति नाट्य है धर्मवीर भारती का। ये महाभारत के 18वें दिन के बाद से शुरू होकर, मतलब अंधा युग की जो कथा वस्तु होती है महाभारत के 18वें दिन के बाद से शुरू होकर के, और कृष्ण की जो मृत्यु होती है प्रवास में, वहां तक की घटना है अंधा युग में। इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी रामविलास शर्मा प्रगतिवादी है, ये बहुत बड़े आलोचक समीक्षक माने जाते हैं। शिवमंगल सिंह सुमनिया भी प्रगतिवादी कवि है। केदारनाथ अग्रवाल भी प्रगतिवादी कवि है। लेकिन जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, प्रगतिवादी नहीं है। तो आपका 28 का डी। 29 का प्रगतिवादी कविता में प्रधानता होती है सामाजिक यथार्थता की। प्रगतिवाद क्या है? मार्क्सवाद से विचारधारा से है, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। समाज की सच्चाई को दिखाता है, तो समाज की यथार्थता हो जाएगा। प्रगतिवादी धारा समर्थन करती है किसका? कला जीवन के लिए। कला किसके लिए है? जीवन के लिए। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने किया। तार सप्तक का संपादन किसने किया? अज्ञे ने।
मैं आपको बतलाया हूँ, अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो देखिए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। कब है? 1943। अज्ञे के नेतृत्व में पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा तार सप्तक 1978 में। अभिलाषाओं की करवट कविता में है, अभिलाषाओं की करवट आंसू में है। ये आंसू कविता जयशंकर प्रसाद का जो है, आंसू जो 1918 में आया था, तो वो आंसू में है अभिलाषाओं की करवट। चिंता कविता में चिंता का कारण क्या है? जल प्रलय। चिंता कविता में चिंता का कारण क्या हो जाएगा? जल प्रलय। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार किस कविता में है? तो सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार जो है यह आपकी तोड़ती पत्थर निराला की कविता। राम की शक्ति पूजा का आरंभ होता है रवि हुआ अस्त। ये कविता का पंक्ति है कि रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। तो इससे आप इस कविता का लगा सकते हैं। अब आप आगे देखिए क्या है, उर्वशी के रचयिता कौन है? वह उर्वशी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। और दिनकर को उर्वशी पर ही जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पुरूरवा और उर्वशी की दोनों की कहानी उर्वशी में है। ये 5 अंक में है उर्वशी। भीष्म के पश्चाताप का कारण क्या है? न्याय का पक्ष न लेना। भीष्म जब न्याय का पक्ष न लिया था, किसके तरफ से लड़ा था महाभारत के युद्ध में? दुर्योधन की तरफ से। दुर्योधन की तरफ से लड़ा था भीष्म महाभारत के युद्ध में। तो भीष्म का जो पश्चाताप जो है वो न्याय का पक्ष न लेना उसके पश्चाताप का कारण है। अज्ञे द्वारा चलाया गया वाद क्या है? प्रयोगवाद। अज्ञे प्रयोगवाद के कवि है माने जाते हैं। अज्ञे का जन्म वर्ष क्या? 1911 है, मैंने अभी आपको बताया। नागार्जुन का गांव क्या है? तरौनी। तरौनी नामक गांव में, दरभंगा के तरौनी नामक गांव में नागार्जुन का जन्म हुआ था, है ना। वैद्यनाथ मिश्र मूल नाम था किसका? नागार्जुन का। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है? तो देखिए हिंदी साहित्य में आप आधुनिक काल का आरंभ 1855 ईस्वी से मानिएगा, ठीक। वे और तुम कविता का संबंध क्या है? वे और तुम, तो वे और तुम कविता का संबंध किससे है? वे और तुम ये कवि से है, कृषक से है, मजदूर से है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए वे और तुम कविता का संबंध तीनों से है। कवि से भी है, कृषक से भी है, मजदूर से भी है ना। नागार्जुन की कविता है ये वे और तुम। सांझ के बादल की कल्पना की गई है नदी के नावों की। सांझ के बादल की कल्पना किस कविता में किया गया है? नदी के नावों की। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, ये चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा जो कविता है उसकी पंक्ति है कि बरगद को सब पता था किंतु इतिहास, ये चांद का मुंह टेढ़ा की पंक्ति। संक्षेपण की अनिवार्य शर्त है संक्षिप्तता। संक्षेपण में क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा संक्षिप्तता, विस्तार नहीं होना चाहिए संक्षेपण में। देखिए संक्षेपण का विलोम है। संक्षेपण का विलोम क्या हो जाएगा? पल्लवन। संक्षेपण मतलब संक्षिप्त करना, पल्लवन मतलब उसको बढ़ा चढ़ा करके लिखना। संक्षेपण में शीर्षक का होना अनिवार्य है। संक्षेपण जब आप करते हैं तो आप टाइटल देते हो ऊपर। संक्षेपण के आवश्यक गुण क्या है? सरलता है, भाषा की स्पष्टता, संक्षिप्तता है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए पल्लवन का दूसरा नाम क्या है? भाव का विस्तार, भाव का संकुचन, भाव का। तो पल्लवन का दूसरा नाम है भाव का विस्तार। क्या हो जाएगा? भाव का विस्तार। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1। वैसे आप देखिएगा तो 100 को जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, 100 ऑब्जेक्टिव, तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 50 ऑब्जेक्टिव सोल्व करके आज छोड़ दे रहा हूँ। आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको अगला पार्ट और चाहिए तो मैं और पार्ट को डालूंगा एकदम डिटेल्स में। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जितने भी पूछे गए एनएमयू में सबको विस्तार से उस पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक ना। ये कला मार्ट्स क्लासेज है जी। थैंक यू।